हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों, आज जिस एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर भी कई लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है या तो वो सही इस एक्सरसाइज को समझ नहीं पाते हैं या फिर इसमें प्रयोग होने वाले सिंस एंड फॉर का सही यूसेज नहीं पता होता है। बट डोंट वरी गाइस, टुडे आई विल टेल यू अ वेरी गुड मेथड बाय व्हिच यू विल नेवर फॉरगेट द यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। ये बहुत ही इजी मेथड है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद आप कभी भी सिंस एंड फॉर का गलत यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं इसे बोलते हैं हैज बीन, हैव बीन। और इसका यूज कहाँ करते हैं? ऐसा कोई भी टास्क, ऐसा कोई भी काम, कोई भी एक्ट जो कि पास्ट में शुरू होता है और अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा कोई भी काम जो कि चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से बारिश हो रही है, हम 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, बच्चे बहुत देर से भाग दौड़ कर रहे हैं। ऐसा कोई भी टास्क जो कि कंटिन्यू चल रहा है। मैं इस घर में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। मैं इंदौर में 1980 से रह रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई भी टास्क जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, इस तरह के टास्क को, इस तरह के एक्शन को, एक्ट को बताने के लिए हम हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके यूसेज एंड रूल क्या कहता है। जैसे कि हम जानते हैं हैज में यूज होने वाले वो सारे सब्जेक्ट he, she, it, any name। हमें पता है he, she, it, any name के साथ हैज लगता है, तो यहाँ हैज बीन हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एनजी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल। इसके साथ हैव लगता है तो हैव बीन लग जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। मैं इस घर में पिछले 2 साल से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 2 years। अब दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था ये वही फोर एंड सिंस का है, जिसका यूसेज मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। और उस मेथड को सीखने के बाद आप हमेशा के लिए फोर और सिंस का सही यूज करना सीख जाएंगे। इसे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इस घर में 2018 से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। मैं आपको बताऊंगा इसका यूसेज क्या है और कैसे हम कहाँ सिंस और कहाँ फॉर लगाते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बना देते हैं। वह 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। He has been learning English for 2 months। ठीक है दोस्तों, मैं इस कंपनी में राम एंड श्याम इस कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। राम एंड श्याम have been working in this company for last 4
years। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग, इस टेंस का, इस एक्सरसाइज का यूज हम वहां करते हैं जो टास्क पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। इसमें हम हैज बीन हैव बीन यूज करते हैं। ही शी इट एनी नेम के साथ हैज बीन आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। चलिए इसका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, एंड देन विल मूव टू यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। इसको एक छोटी सी आप इस तरह भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरे स्टेट और सिटी जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स ने वहाँ का वेदर देख के बोला कि वहाँ बारिश की संभावना है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कॉल करके पूछते हैं हाउ इज़ द वेदर, और वहाँ पर बारिश हो रही होती है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ रेनिंग। अगर वो बारिश नॉर्मली थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और अभी भी हो रही है। लेकिन आप अगर किसी लोकलाइट से पूछते हो और पता चलता है कि बारिश तो सुबह से हो रही है, then you will have to change the sentence and say it has been raining since morning। समझ में आ रहा दोस्तों? कोई टास्क जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है, पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तब वहां आपको हैज बीन हैव बीन लगाना चाहिए। चलिए इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। जैसा कि आपको हमेशा की तरह पता है, मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, जब भी हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स हों तो हमें उसे नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद ही नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट एंड हैव नॉट। सब्जेक्ट वैसे रहेंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, एंड देन वर्ब, again same sentence same structure, यहाँ भी same structure। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ sentences बनाते हैं। वह 4 महीने से यहां नहीं आ रही है। she has not been coming here for last 4 months। वह 4 महीने से यहां नहीं आ रही है। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining for 4 days। 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। 1 सप्ताह से मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। I have not been speaking with him for 7 days। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि हमने देखा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो पहला वर्ड है उसके बाद नॉट लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। चलिए इसे इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है हैज है पहले आ जाएगा। हैज ही, शी, इट, एनी नेम, बीन, verb with ing form and object। same, have, I, we, you,
they plural been verb plus ing form and object। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? Have you been going to the office? क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं? क्या राम सुबह से काम कर रहा है? Has Ram been working since morning? क्या राम सुबह से काम कर रहा है? क्या आप पिछले 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या वे 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं? Have they been learning English for 4 months? क्या राम एंड श्याम सुबह से बात कर रहे हैं? Have Ram and Shyam been talking since morning? ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसका यूसेज पता चल गया होगा कि हम कहाँ पर हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब चलिए समझते हैं इसके यूसेज, सिंस एंड फॉर के यूसेज। मैंने क्यों कहाँ पर कहीं सिंस लगाया, क्यों कहीं फॉर लगाया है, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अभी इसको समझ जाएंगे, उसके बाद कभी भी आप सिंस एंड फॉर के यूज करने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं कहाँ पर सिंस लगता है, कहाँ पर फॉर लगता है। दैट इज वेरी इजी दोस्त, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कैलेंडर एंड वॉच। दोस्तों इसका बहुत ही इजी यूसेज है। आपको कहीं पर भी जहां सिंस का प्रयोग करना है, आप हर वो जगह जहां पर आप कैलेंडर और वॉच में जानकारी देख सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी कैलेंडर एंड वॉच में मिल सकती है, वहां आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिस जानकारी को हम कैलेंडर और वॉच में नहीं देख सकते हैं, वहां हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, लेट मी टेक ऑल द एग्जांपल्स। सो कैलेंडर की बात करें दोस्तों, जब आप एक कैलेंडर को देखोगे तो आपको पता होता है उस कैलेंडर में ऊपर देखोगे आप ईयर लिखा होता है। अभी अगर आप इस सन का, इस ईयर का कैलेंडर देखोगे तो लिखा होगा 2020 तो आप उसमें सन देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे उसमें मंथ लिखा होगा। अगर दिसंबर है तो दिसंबर लिखा होगा, जनवरी टू दिसंबर वहाँ लिखा होता है। डेट आप देख सकते हैं जो कि 1 to 31 होती है, डेट देख सकते हैं, डे देख सकते हैं, मंडे टू संडे। तो चलिए समझते हैं कहाँ सिंस है, कहाँ फॉर का यूज करेंगे, फिर वॉच पे आएंगे। सबसे पहले कैलेंडर। अगर मैं आपको बोलूं मैं इस घर में 1980 से रह रहा हूं, तो आपको पता है दोस्तों कैलेंडर को अगर आप देखें तो वहाँ ऊपर ईयर लिखा होता है 2020। तो कुछ कैलेंडर जब अगर आप 1980 का देखेंगे तो वहाँ ऊपर 1980 लिखा है। इसका मतलब ईयर हमें कैलेंडर में दिखता है।
तो वहां हम क्या यूज करेंगे, सिंस 1980। ईयर, सबसे पहला है क्या है, ईयर। हम ईयर देख सकते हैं, सन देख सकते हैं। मैं इस घर में 1980 से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर 1980 से अभी तक अगर 40 साल हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं इस घर में 40 साल से रह रहा हूँ। तब वहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि हम 40 साल कैलेंडर में नहीं देख सकते, हम कोई ईयर देख सकते हैं, 1980 को हम कैलेंडर में देख सकते हैं, लेकिन हम 40 साल नहीं देख सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा होता है कि 40 साल, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, 4। तब हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, वहां यूज हो जाएगा 4 का, 40 ईयर्स। और यहां क्या हो जाएगा, सिंस 1980। पहली चीज क्लियर, हम ईयर देख सकते हैं। इसी तरह आते हैं मंथ पे। अगर मैं बोलूं मैं इस घर में जनवरी 2020 से रह रहा हूं, तो मैं 2020 तो देख ही सकता हूं, जनवरी भी मैं कैलेंडर में देख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी 2020। सो हम मंथ देख सकते हैं, मंथ्स। अगर मैं उन मंथ्स को कैलकुलेट करूं, और आज दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी में जो 12 मंथ्स का डिफरेंस है, अगर मैं बोलूं मैं इस घर में पिछले 12 महीनों से रह रहा हूं, या मैं इस घर में 12 महीनों से रह रहा हूं, तब हम महीने, मंथ्स ऐसा लिखा हुआ कैलेंडर में नहीं देख सकते। स्पेसिफिक जानकारी जो कि जनवरी टू दिसंबर लिखा हो तो हम बोलेंगे सिंस। लेकिन मैं बोलूं अगर मैं 12 महीनों से इस घर में रह रहा हूं, तब मैं यूज करूंगा 4। ठीक है दोस्तों, 12 मंथ्स, यहां क्या आ जाएगा, 4 12 मंथ्स। और सिंस जनवरी 2020। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आते हैं मंथ से डेट पर। अगर मैं बोलूं मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आ रहा हूँ, और एक डेट बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 दिसंबर 2020 से इस घर में इंग्लिश सीखने आ रहा हूँ, तब मैं वहाँ सिंस लगाऊंगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेट है और उससे मैं कैलेंडर में देख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश सिंस December 1, 2020। ठीक है दोस्तों, सो डेट, अगर स्पेसिफिक डेट हो, फॉर एग्जाम्पल December 01, 2020 डेट, तब मैं वहां सिंस यूज करूंगा। लेकिन मैं वापस अगर इस डेट को डेज में कैलकुलेट करूं और मैं बोलूं मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर इंग्लिश सीखने आ रहा हूं, तब मैं 4 यूज करूंगा। आई हैव बीन कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 20 डेज। क्या हो जाएगा, 20 डेज, वहां मैं क्या यूज करूंगा, 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डेज से मैं डे पे आ जाता हूं। अगर मैं बोलूं मैं पिछले मंडे से इंग्लिश बोल रहा हूं, तो मैं मंडे को कैलेंडर में देख सकता हूं, सिंस लास्ट मंडे, तो मैं वहां सिंस यूज करूंगा। तो क्या, डे, मंडे टू संडे, तब मैं यहां क्या यूज करूंगा, सिंस। आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस लास्ट मंडे। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं पिछले 5 दिनों से इंग्लिश बोल रहा हूं, तो उसमें कैलेंडर में नहीं देख सकता हूं, तब मुझे 4 का यूज करना होगा। आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर लास्ट 5 डेज। ठीक है, जो कि मैं कवर कर चुके हैं, डेज एंड डेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कैलेंडर का यूसेज।
जो भी जानकारी आपको कैलेंडर में दिख सकती है, मिल सकती है, अपीयर होती है, वहां हम सिंस का यूज करेंगे। चलिए समझते हैं वॉच। दैट इज अगेन वेरी इजी गाइस। अगर मैं आपको बोलूं मैं 12 बजे दोपहर से 12 बजे से इंग्लिश बोल रहा हूं, तो वहां मैं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि हम 12 बजे को घड़ी में देख सकते हैं, 12 PM हम घड़ी में देख सकते हैं, तो वहां क्या यूज करेंगे हम? सिंस 12 PM आई बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस 12 PM। लेकिन अगर अभी 8 बज रही है और 8 घंटे हो चुके हैं और मैं बोलता हूं कि मैं पिछले 8 घंटों से इंग्लिश में बोल रहा हूं, चूंकि मैं 8 घंटों को वॉच में नहीं देख सकता हूं, इसलिए वहां पर फॉर यूज करूंगा। आई बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर लास्ट 8 आवर्स। ठीक है, सो आवर्स यहां फॉर यूज होगा, आवर्स की बात करें तो। लेकिन स्पेसिफिक टाइम जो कि हम घड़ी में देख सकते हैं, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 1 to 12, एनी टाइम, 1 2 3 4 5। इवन इफ आई से आई बीन स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल, अभी 12:15 हुए हैं और मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, और अगर मुझे टाइम को स्पेसिफाई करना है कि मैं 12 बजे से बोल रहा हूँ, तब मैं सिंस यूज करूंगा। आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस 12 PM। लेकिन अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैं स्पेसिफिक टाइम 12 PM नहीं बोलना चाहता हूँ, बल्कि बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, तो मैं 15 मिनट को घड़ी में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए वहाँ मैं फॉर का यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 15 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट्स। तो इससे क्या बोलेंगे? यहाँ फॉर का यूज होगा। स्पेसिफिक टाइम 12 o'clock, क्वार्टर टू 12, क्वार्टर पास 12, कोई भी समय, जिसे हम एक घड़ी बना देते हैं 12। अब यहाँ मैं 15 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। जब मैं 15 मिनट बोलूंगा तो फॉर यूज करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक टाइम बोलूंगा जिसे मैं घड़ी में देख सकता हूँ 12 बजे से, तब मैं वहाँ सिंस का यूज करूंगा। हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, 12 बजे बारिश शुरू हुई, हम बोल सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 12 PM। अगर 15 मिनट हो चुके हैं और या फिर समझिए 2 घंटे हो चुके हैं, तब हम बोल सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 12 PM। और अब 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो हम बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सिंस और फॉर का यूज़ पता चल गया होगा। ऐसी कोई भी जानकारी जो हम कैलेंडर और वॉच में देख सकते हैं, वहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे, और जिन्हें हम नहीं देख सकते वहाँ फॉर यूज़ करेंगे। चलिए गाइस, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, सिंस एंड फॉर का यूसेज पता चल गया होगा। एंड नाउ लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। आप समझ जाएंगे वहाँ मैंने कहाँ कहाँ हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ किया है। एंड देन आई यूज वर्ड ऑफ द डे। ऑलराइट, I got a call from one of my friends and his name is Satyendra. He said that he's upset today. I asked the reason. I said, why you upset? He said he has been upset. He has been upset for last 2 days. I asked why. He said he wants to publish his YouTube videos, but he is unable to make those videos. Then I asked, why have you not been making those videos? He said he has been trying to make the videos, but he is unable to launch it. He is unable to publish it. So I said, okay, if you have already made, please try to publish those videos.
Then he said, okay, he has been trying to dare to publish those videos. समझे दोस्तों? तो ऐसा कोई भी टास्क जो पास्ट में शुरू होता है, अभी भी कंटिन्यू होता है, वहाँ हम हैज बीन हैव बीन यूज करते हैं. सिंस और फॉर का यूसेज आपको पता चल गया है. कैलेंडर वॉच में जो देख सकते हैं वहाँ सिंस यूज करते हैं, बाकी सारी जगह फॉर यूज करते हैं. एंड नाउ द टाइम फॉर वर्ड ऑफ द डे विच इज रिलक्टेंट. कोई भी जिसमें काम को करने की इच्छा ना होना, अरुचि होना. समझिए, ही इज रिलक्टेंट टू लर्न इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है, वो अनिच्छुक है. They have, I found him reluctant to go to Bhopal. They are reluctant to go to the new process. I am reluctant to speak to her, to speak with her. I am reluctant to speak with her. They are reluctant to come here. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको एक्सरसाइज बड़ी ही इजी और समझ में आ गई होगी. सिंस फॉर का यूज भी पता चल गया होगा. एंड प्लीज ट्राई टू कीप यूजिंग द वर्ड ऑफ द डे सो दैट यू कैन लर्न फ्यू वर्ड्स. ऑलराइट, आज बस इतना ही. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क मी, कमेंट मी, और यू कैन कॉल मी. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल द टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.